Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में द्रव्य गुण के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट और एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाने वाली औषधि जो है मंडूकपर्णी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसको लोकल भाषा में गोटू कोला भी कहा जाता है। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट है जिसका साइंटिफिक नेम सेंटेला एशियाटिका बताया जाता है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग मंडूकपर्णी के प्रॉपर्टीज़, एक्शन, यूजेस और प्रोडक्ट, मतलब कि इसके क्या क्या गुण हैं, इसके क्या क्या एक्शंस होते हैं, ठीक है, इसके क्या क्या यूज़ है, मतलब कि किस किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है और इससे कौन कौन सी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उसके बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आयुर्वेद में मंडूकपर्णी को मुख्य रूप से मेध रसायन के अंतर्गत रखा गया है। मेध रसायन, तो मेध रसायन वो होते हैं जो इंटेलेक्ट प्रमोटिंग होते हैं, जो दिमाग की शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे जो औषधि होती हैं इन्हें मेध रसायन के अंतर्गत रखा जाता है। इसके गण की बात की जाए तो इसके गण तिक्त स्कंध और प्रजास्थापन है। आचार्य चरक ने वयः स्थापन के अंतर्गत भी इसका वर्णन किया है और आचार्य सुश्रुत ने तिक्त वर्ग के अंतर्गत इसको माना है। अगर इसके कुल की बात की जाए, मतलब इसकी फैमिली की बात की जाए, तो शतपुष्पा कुल, मतलब अम्बिलिफेरी फैमिली के अंतर्गत इसका आता है। नाम की बात की जाए तो लैटिन में इसे सेंटेला एशियाटिका कहा जाता है। इसके अन्य नामों की बात की जाए तो इसे संस्कृत में मंडूकपर्णी कहा जाता है, मतलब कि जो मंडूक मतलब मेढक के समान पत्र वाली। ठीक है, इसके बाद मांडुकी भी कहते हैं, क्योंकि संभवतः जल स्थान, मतलब कि जलासन स्थानों में होने के कारण, मंडूक ऋषि के द्वारा प्रचारित होने के कारण, या फिर मंडूकवत भूमि पर फैलने के कारण इसे मांडुकी कहा गया है। ब्राह्मी भी कहा जाता है। ब्राह्मी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यह बुद्धिवर्धक है। सरस्वती मेध तथा जलासन भूमि में होने के कारण इसे सरस्वती भी कहा जाता है। ब्राह्मी इसको हिंदी में भी कहा जाता है, लेकिन मंडूकपर्णी का पर्याय ब्राह्मी है। आयुर्वेद में ब्राह्मी नाम से एक और औषधीय प्लांट है जिसका डिस्क्रिप्शन हम लोग अगली वीडियोस में करेंगे। ये उससे अलग होती है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हिंदी में अगर देखा जाए तो इसे बेंग साग कहा जाता है, ब्राह्मी कहा जाता है। बंगाली में इसे थुलकुड़ी कहा जाता है। अन्य जो नाम हैं इसके भारत के अलग अलग स्थानों में यूज़ करते हैं, जैसे करीबड़ा, खट ब्राह्मी, तमिल में से वालेरी कीरी कहते हैं, तेलुगु में से मंडूक ब्राह्मी कहते हैं, मलयाली में से करीबड़ा कहते हैं। ठीक है, गुजराती में से खंड ब्राह्मी कहा जाता है। सो ये कुछ इसके और नाम हैं जो अलग अलग स्थानों में प्रयोग होते हैं। अब अगर बात इसके स्वरूप की जाए, ठीक है, किस तरह दिखता है, तो इसका क्षुप वर्षायु होता है। क्षुप का मतलब वो होता है झाड़ टाइप में। ठीक है, तो ये झाड़ टाइप में होता है, वर्षायु होता है, मतलब कि इसकी आयु 1 वर्ष की सामान्यता होती है, लेकिन कभी कभी 2-3 वर्ष तक भी रहता है। अगर अच्छे से इसको न्यूट्रिशन ज़मीन से मिलते हैं, अच्छे से इसकी केयर की जाती है, तो ये 2-3 वर्षों तक भी रहता है। इसका लंबा कांड जमीन पर फैला रहता है, जिसके प्रत्येक पत्र से मूल, पत्र, पुष्प तथा फलों का उद्गम होता है। मतलब कि इसके एक एक पत्र से मूल, पत्र, पुष्प और फल निकलते हैं। अब इसके अगर पत्र की बात की जाए तो पत्र इसका गोल वृक्क आकृति, जिसकी लंबाई आधे से 2.5 इंच के बीच होती है। ठीक है, 7 सिराओं से युक्त और स्वाद में तिक्त होते हैं। ठीक है, स्वाद में तिक्त होते हैं से मतलब कि इसका जो रस भी होता है वो भी तिक्त होता है। पुष्प की बात की जाए
तो ये इसका पुष्प है, ये देख सकते हैं। ये छोटे रक्त वर्ण के होते हैं और वसंत ऋतु में होते हैं। ठीक है। फल की बात की जाए तो 0.8 से 0.6 इंच के लगभग ये होते हैं। साथ ही साथ ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। इनके बीज चपटे होते हैं, छोटे छोटे बीज देख रहे हैं, इस तरह के होते हैं। अभी अब आगे और भी फोटोज़ में देखेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मूल की बात की जाए तो मूल इसके सूक्ष्म और सूत्रवत होते हैं। सूक्ष्म मतलब छोटे होते हैं और सूत्रवत का मतलब जिन्हें हम लोग दो तरह की रूट्स होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं इसका उत्पत्ति स्थान। तो उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो यह भारत और श्रीलंका में सर्वत्र 2000 फीट मतलब कि 609 मीटर्स की ऊंचाई तक मिलती है। मतलब कि 2000 फीट तक की ऊंचाई पर मिलती है। और यह प्रायः जलाशयों और नदी नालों के किनारे होती है। मतलब कि जो नम जगह होती हैं वहाँ पे उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे मैंने मैप लगाया हुआ है, ये आप हाइट के हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है। तो ये 500 से 600 मीटर की जो ये बताया जा रहा है, हाइट बताई जा रही है, ये किस कलर कोड के हिसाब से आप देख सकते हैं कि भारत के किस कोने में ये मिलता है। ठीक है। इसी के साथ ही साथ श्रीलंका लिखा है, तो श्रीलंका में भी ये देखिए आप कलर कोड के हिसाब से कोरिलेट कर सकते हैं। ये यहाँ का पॉलिटिकल मैप है, ये इंडिया का भी पॉलिटिकल मैप है। उस हिसाब से आप स्टेट और जगह का भी रिलेशन निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये उत्पत्ति स्थान समझ में आया होगा। अब जो नई रिसर्चेज आ रही है उनके हिसाब से ये भारत और श्रीलंका में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी पाया जाता है। फिर इसके बाद देखते हैं रासायनिक संगठन, मतलब कि इसमें कौन कौन से रसायन पाए जाते हैं, कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं। तो इसमें हाइड्रोकोटिलिन नामक शराब पाया जाता है। इसके बाद इसकी ताज़ी पत्तियों में प्रति किलो एसियाटिकोसाइड नामक ग्लाइकोसाइड निकाला गया है। ठीक है। मतलब कि इसके ताज़ी पत्तियों में प्रति किलो तो नहीं, इसकी ताज़ी पत्तियों में एसियाटिकोसाइड नामक ग्लाइकोसाइड निकाला गया है। इसके अतिरिक्त इसमें वेलेरिन, राल, तिक्त पदार्थ, पैक्टिक एसिड, स्टेरॉल, वसा अम्ल, टैनिन, उड़नशील तेल तथा एस्कोविक अम्ल पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं एसियाटिकोसाइड का केमिकल कंपोजिशन ये कुछ इस तरह से है। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है केमिकल स्ट्रक्चर। इसके बाद थानकुनिसाइड नामक एक और ग्लाइकोसाइड तथा थानकुनिक एसिड का भी पता चला है। एसियाटिक अम्ल का भी उपस्थिति पाई गई है। इसके अतिरिक्त ब्राम्भोसाइड, ब्राह्मिनोसाइड, ब्राह्मिक एसिड, आइजोब्राह्मिक एसिड, वेटुलिक एसिड तथा स्टिग्मास्टेरॉल ये 6 तत्व भी इससे निकाले गए हैं। इसी के कारण से भी ये भी हो सकता है कि इसका नाम जो अन्य नाम है वो ब्राह्मी पड़ा हो। सो ये हो गया इसका रासायनिक संगठन। फिर इसके बाद देखते हैं इसके गुण के बारे में। तो मंडूकपर्णी का अगर देखे जाए तो गुण में यह लघु होता है, रस में तिक्त होता है। अभी हमने पीछे पढ़ा कि स्वाद जो होता है पत्तियों का वो तिक्त होता है। अनुरस इसका कषाय है, शीतवीर्य है, विपाक में मधुर है और प्रभाव से ये मेद है, इसीलिए इसे मेद रसायन के अंतर्गत रखा गया है। अभी हमने इसके मूल के बारे में पढ़ा था कि मूल जो होता है इसका सूक्ष्म और सूत्रव्रत होते हैं। तो इसकी जड़ देख सकते हैं आप लोग, सूक्ष्म है और फाइब्रस टाइप में है। साथ ही साथ इसकी पत्तियों के बारे में देखा जाए तो देखिए चपटी हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कर्म के बारे में। तो मंडूकपर्णी का जो दोष कर्म होता है किस दोष पर असर करता है, तो तिक्त होने के कारण यह कफ और पित्त का शमन करती है। हम सभी जानते हैं कि 6 तरह के रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, और इनका दोषों पर प्रभाव हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। तो उसी के अनुसार तिक्त जो रस होता है वो कफ और पित्त का शमन करता है। इसी के कारण तिक्त होने के कारण यह कफ पित्त का शमन करती है। स्थानिक कर्म मतलब लोकल एप्लीकेशन बाह्य पर देखा जाएगा तो त्वचा पर लेप करने पर रक्त संवहन शीघ्र होता है। नाड़ी संस्थान की बात की जाए, अगर नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो यह मेद है और स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। ठीक है। विशेषकर मस्तिष्क से इसकी धारण शक्ति बढ़ाती है। ठीक है। मस्तिष्क में विशेषकर इसका प्रयोग होता है, मस्तिष्क की धारण शक्ति बढ़ाती है। पाचन संस्थान की बात की जाए तो यह तिक्त होने के कारण
अग्नि को भी दीप्त करती है। ठीक, अब इसके बाद रक्तवाह संस्थान की बात की जाए तो रक्त पे किस प्रकार से करती है, तो यह हृदय है और शोथ को दूर करती है, मतलब इन्फ्लेमेशन को दूर करती है तथा रक्त पित्त नाशक है। एपिस्टैक्सिस वगैरह अगर हो रहा है तो उसमें भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। श्वसन संस्थान की बात की जाए, मतलब रिस्पिरेटरी सिस्टम पे किस प्रकार से प्रयोग होता है, तो तिक्त रस होने के कारण यह कफ का निस्सरण सुविधा से होता है और स्वर साफ होता है। कफ का निस्सरण मतलब कि जो कफ होता है वो निकल जाता है, साथ ही साथ आदमी व्यक्ति जो है उसका स्वर भी साफ होता है। मूत्रवाह संस्थान की बात की जाए तो तिक्त होने के कारण प्रमेहग्न है। ठीक है, प्रमेह में इसका प्रयोग, डायबिटीज में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रजनन संस्थान की बात की जाए तो मधुर विपाक और शीतजन्य होने से यह स्तन्य जनन तथा तिक्त होने के कारण यह स्तन्य शोधन है, मतलब कि स्तन्य जनन तथा स्तन्य शोधन है। त्वचा की बात की जाए, ठीक है, इससे त्वचा की रक्त वाहिनियां प्रसारित हो जाती हैं, अतः त्वचागत रक्त संवहन उत्तम होने से जो विविध चर्म रोग हैं उस पर इसकी जो है लाभकर होती है। इससे व्रणों का शोधन और रोपण भी होता है। तो त्वचा पे इस प्रकार से प्रयोग करती है। तापक्रम की बात की जाए, मतलब टेम्परेचर पे, बॉडी टेम्परेचर पे किस तरह से असर होती है, तो तिक्त रस होने के कारण यह आम पाचन करती है, अग्नि दीप करेगी तो आम का पाचन होगा। साथ ही साथ यह ज्वरहर है, ज्वाहर लिखा है, ज्वरहर में भी इसका प्रयोग होता है। ठीक, सात्मीकरण की बात की जाए तो मधुर विपाक और शीत होने के कारण यह बल एवं वह स्थापन है। इससे शरीर के सभी अंगों की क्रिया उत्तेजित होती है, जिससे आरोग्य होता है और आयु की वृद्धि होती है। अब अगर इसके उत्सर्ग की बात की जाए, ये प्रजनन संस्थान गलत दिखा है। अब अगर उत्सर्ग की बात की जाए तो इसका उत्सर्ग त्वचा एवं रक्कों से होता है। ठीक है, और उत्सर्ग काल में ये अवयवों को उत्तेजित करती है, मतलब डाइजेशन की बात की जाए, बॉडी में किस तरह से इसका मेटाबॉलिज्म, हमारी शरीर के किस प्रकार का, हाँ, हमारे मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से जो ऑर्गन हैं वो इस पर काम करते हैं, तो त्वचा एवं रक्कों से होता है और उत्सर्ग काल में अवयवों को उत्तेजित करती है। फिर इसके बाद अगर इसके अहित प्रभाव की बात की जाए, ठीक है, मतलब कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए, तो कभी कभी इसके अतियोग से शीतजन्य और व्रात वृद्धि के कारण मद, शिरशूल, भ्रम, अवसाद उत्पन्न होते हैं। त्वचा में लालिमा और कंडू उत्पन्न होता है। सो ये हो गए मंडूक पढ़नी के कर्म। अब अगर बात इसकी की जाए दोष प्रयोग पे, ठीक है, तो मंडूक पढ़नी का प्रयोग क्या कहाँ पे होता है, तो ये कर्मानुसार ही इसका प्रयोग होता है। तो जिस प्रकार से इसका कर्म कफ पित्त में शांत करने के लिए आया जाता है, इसलिए दोष प्रयोग की बात की जाए तो इसका प्रयोग जो होता है वो कफ पित्त, ये पित्त नहीं पित्त लिखा है, कफ पित्त विकारों में किया जाता है, मतलब कि वो व्याधियाँ जो कफ और पित्त से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है, जिनका प्रमुख दोष में कफ या पित्त आते हैं, ऐसी व्याधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ स्थानिक कर्म, बाह्य की बात की जाए, बाह्य स्थानिक कर्म, लोकल एप्लीकेशन की बात की जाए तो कुष्ठ, व्रण तथा अन्य चर्म रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए, ऐसी व्याधियों में जो मंडूक पढ़नी है प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी, जैसे कुष्ठ हो गई, व्रण हो गई, ये जो चर्म रोग हो गए विभिन्न प्रकार के, इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नाड़ी संस्थान की बात की जाए तो मेध और स्मृति शक्तिवर्धक होने के कारण इसका प्रयोग मस्तिष्क दौर्बल्य, जिनका दिमाग थोड़ा कमजोर होता है, तज्जनित उन्माद, अपस्माद आदि विकारों में किया जाता है। तो नाड़ी संस्थान में इसका अच्छा प्रयोग होने के कारण जो विभिन्न प्रकार के मस्तिष्क से रिलेटेड जो व्याधियां हैं, ठीक है, मानसिक व्याधियां हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ पाचन संस्थान, डाइजेस्टिव सिस्टम पे दीपन होने के कारण इसका प्रयोग अग्निमांद, अग्नि को तेज करने में, ग्रहणी आदि रोगों में किया जाता है। ठीक है,
दीपन होती है, अग्नि को दीप्त करती है, इस कारण से ग्रहणी जैसी व्याधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। रक्तवात संस्थान की बात की जाए तो हृदय की दुर्बलता और तज्जन्य शोथ में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जो हार्ट है जब ये दुर्बल होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे ये हेल्दी काम कर सके। तज्जन्य शोथ जो इन्फ्लामेशन होती है उसमें काम किया जाता है। इसके अतिरिक्त रक्त पित्त में भी इसका प्रयोग किया जाता है। रक्त पित्त जो विभिन्न प्रकार के शरीर में जो स्रोतस होते हैं, बाह्य स्रोतस होते हैं, उनसे जब रक्त निकलने लगता है तो उसे रक्त पित्त कहा जाता है। तो रक्त पित्त में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद श्वसन संस्थान की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ निस्सारक होने के कारण, कफ को शांत करने के कारण, कफ निस्सारण होने के कारण इसका प्रयोग काश, श्वास तथा स्वरभेद में देते हैं। ठीक है, खांसी में देखते हैं, अस्थमा, श्वास जैसे अस्थमा जैसी बीमारियों में, तथा स्वर भेद मतलब कि जो जिन लोगों का गला खराब होता है ऐसी अवस्था में भी देते हैं, स्वर भेद में देते हैं, ताकि इसका प्रयोग करने से जो आवाज़ होती है उसमें काफ़ी अच्छा हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर प्रजनन संस्थान की बात की जाए तो स्तन जनन और स्तन शोधन होने के कारण प्रसव के बाद स्तन की कमी एवं विकृति होने पर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो माता का दूध आता है जब इसमें कमी या विकृति हो जाती है तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। त्वचा की बात की जाए तो कुष्ठग्न होने के कारण कुष्ठ में विशेषतः ग्रंथिक कुष्ठ और जीर्ण व्रण तथा क्षयज व्रण में प्रयुक्त होती है। ग्रंथिक कुष्ठ, जीर्ण व्रण तथा क्षयज व्रण में प्रयुक्त होती है। फिरंग की द्वितीय अवस्था, ठीक है, फिरंग रोग के जो सेकेंड स्टेज होती है जिसमें जो व्याधि होती है वो त्वचा और कला में अधिष्ठित होती है, तब भी इसके प्रयोग से काफ़ी लाभ देखा गया है। गंडमाला और श्लीपद में भी इसको लाभकारी बताया गया है। ठीक है, मूत्रवाह संस्थान की बात की जाए तो यह प्रमेह में लाभकर है। डायबिटीज़ जिन लोगों को होता है उसमें इसका फायदा होता है, इसका प्रयोग करने से लाभ होता है। तापक्रम की बात की जाए, टेम्परेचर की बात की जाए तो आम पाचन और ज्वरंग होने के कारण आम दोष और तज्जन्य ज्वर में, फिर से गलत लिखा है, ज्वर में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग की बात की जाए अगर सात्मीकरण, ठीक है, तो वह स्थापन और बल्य होने से सामान्य दौर्बल्य में रसायन के रूप में इसका जो जनरलाइज जो जेनरिक जो दौर्बल्य होता है उसमें इसको रसायन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिससे व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी होती है। फिर इसके बाद अगर इसके प्रयोज्यांग की बात की जाए तो इसके प्रयोज्यांग में इसके जो सभी पांचों अंग हैं, पुष्प, फल, त्वक, पत्र, मूल, ये सारे प्रयोग किए जाते हैं। ये सब देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए, ये इसका फल हो गया, ये पुष्प हो गए इसके, ठीक है, त्वचा हो गई, इसके बाद पत्र हो गए और इसका मूल, ये सारी चीज़ें प्रयोग की जाती हैं। मात्रा की बात की जाए तो स्वरस के रूप में इसकी सामान्य मात्रा 10 से 20 ml है। इसके विशिष्ट योगों की बात की जाए कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है तो ब्राह्मी पानक, ब्राह्मी तैल, सरस्वतारिष्ट, सारस्वत घृत, इन सब जगह पे इसका प्रयोग होता है। साथ ही साथ अहितकर प्रभाव, अगर इससे कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो उसके निवारण के लिए विरेचन कराना चाहिए, विरेचन कराना चाहिए और अन्य वातशामक औषध, ठीक है, वातशामक औषधि का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें विशेषता सूखी धनिया उपयुक्त होती है। देखिए, सूखी धनिया है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब वक्तव्य की बात की जाए तो मन्नूपर्णी को यदि सुखाने की आवश्यकता हो तो छाया में ही सुखाना चाहिए। इसको छाया में सुखाना चाहिए क्योंकि धूप में सुखाने से इसका जो उड़नशील तैल है वो उड़ जाता है। इसमें जो तैल होता है वो वोलाटाइल होता है, मतलब कि एटमॉस्फेयर में उड़ने लगता है। ठीक है, इसी के कारण से इसको छाया में सुखाना चाहिए जिससे इसकी शक्ति कम ना हो। ठीक है, इसी कारण इसका क्वाथ या फांट भी नहीं बनाया जाता है, इसका क्वाथ या फांट भी नहीं बनाया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट करने वाला है कि इसका क्वाथ और फांट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब अगर जो मॉडर्न पॉइंट व्यू से देखा जाए तो इसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं
तो इसके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन में इसका जो किंगडम होता है वो प्लांटी किंगडम के अंतर्गत आता है। डिवीज़न में इसे एंजियोस्पर्म डिवीज़न के अंतर्गत रखा जाता है। सब डिवीज़न में इसको स्पर्मेटोफाइटिना, ठीक है। क्लास की बात की जाए तो डाइकोटिलिडन। ऑर्डर की बात की जाए तो अम्बिलीफेरी या एपियलिस की बात होती है। फैमिली इसकी एपिएसी है। जीनस इसका सेंटेला है और स्पीसीज इसकी एशियाटिका है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ इसका ये फ्लोरल फार्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये इसका फ्लोरल डायग्राम है, ये भी आप देख सकते हैं। मंडूकपर्णी का वर्णन हमारे संहिताओं में, कई संहिताओं में किया गया है। जैसे श्रुत के सूत्र स्थान में इसका वर्णन किया गया है। आचार्य भाव प्रकाश जी ने भी इसका वर्णन किया है। चरक चिकित्सा में भी इसका वर्णन है। सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में भी वर्णन किया है। सोढल में भी इसका वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से कई आचार्यों ने और संस्कर्ताओं ने टीकाओं में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है। सो इसी के साथ मंडूकपर्णी का ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको इसके बारे में समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।